नमस्ते। IHSE क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है हेगेलियन आइडियोलॉजी, मतलब जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल के मतादर्श। हेगेल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग पढ़ते हैं तो हेगेल से आप बोल सकते हैं कि एक नया समय शुरू होता है, क्योंकि हेगेलियन आइडियोलॉजी को बेस करके हम लोग देखते हैं कि जो बहुत बड़े वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है वो अपना आइडिया फुल फ्लेज बना रहे हैं, जैसे कार्ल मार्क्स और पूरा मार्क्सियन आइडियोलॉजी जो देखते हैं। और बहुत सारे और भी लोग हैं लिबरल में भी, जैसे हैं दूसरे जो ग्रुप है उनके भी लोग हेगेलियन आइडिया को थोड़ा बहुत मानते थे। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन इग्नोर आप हेगेलियन आइडियोलॉजी को नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उनका जन्म ही हेगेल के आइडिया से शुरू हो रहा है। हेगेल स्टेट को नेशन स्टेट की तरह हमेशा इलास्ट्रेट कर रहे हैं। तो हेगेल के आइडिया में ऐसा नया क्या था, चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा बहुत उनके लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी थिंकर जब कोई कुछ भी नया फिलोसफी की बातें बोलते हैं तो उनके लाइफ, उनके समय, उनके जो पर्सनल व्यू है उसका इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं, उनके फिलोसफी में आते हैं। तो पहले जानते हैं उनके लाइफ के बारे में। वो जर्मनी के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए थे। जब 13 साल की उम्र उनका था तो उनके मम्मी, उनके पापा और वो तीनों ही एक बहुत ही खराब बुखार के शिकार हुए थे। उनके भाई उसमें बीमार नहीं पड़ा था और उसमें बहुत दिन तक वो बीमार रहे, और उसके बाद उनके मम्मी मर गए, लेकिन पापा ज़िंदा रहे और वो बच गए। मुझे लगता है कि उनके जो आइडियाज़ हैं उनमें इस फीवर का थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट है, क्योंकि आप अगर बुखार में मानिए 2-3 महीने रहते हैं और एकदम डेथ के करीब पहुंच जाते हैं तो आपके आइडियाज़ बहुत उस समय एक्सट्रीम हो जाते हैं, क्योंकि एक काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में आप रहते हैं जो पूरा कॉन्शियसनेस भी नहीं है। और वो जो पीरियड था उनका 13, वो एडोलेसेंस पीरियड था। तो मुझे लगता है उस बुखार का उनके पर्सनल जो आइडिया है उसमें काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट किए थे, क्योंकि उनके फादर उनको एक क्लर्जीमैन बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनको थियोलॉजी पढ़ाया। लेकिन हम देखते हैं कि वो थियोलॉजी से ज़्यादा फ़िलोसॉफी में इंटरेस्टेड हो गए और फिलोसॉफी का ही उन्होंने पढ़ाई किया, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी बने, PhD उन्होंने किया। और उसके साथ साथ उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर भी बन गए फिलोसॉफी का। तो जो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग उनको पढ़ते हैं, एक्चुअली वो फिलोसॉफी से डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी हुए थे। और ये सेम चीज़ हम मार्क्स के भी आइडिया में देखते हैं कि वो भी एक्चुअली डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी थे और फिलोसॉफी में ही उन्होंने मास्टर्स किए हुए थे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हेगेल के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है। उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न आइडियलिज्म माना जाता है। अब देखते हैं उनके राइटिंग्स। उनके मेन 4 किताब बहुत फेमस है। पहला जो किताब है वो 1807 में लिखे थे, 1807 में। फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड भी कुछ जगह पे लिखा रहता है, कुछ जगह पे फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट भी लिखा रहता है। ये जो किताब है, यहाँ पे उन्होंने पहली बार स्पिरिट के आइडिया बताए थे। स्पिरिट
जो हम लोग नॉर्मल इंडियन ब्रिटिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं, जर्मन स्पिरिट थोड़ा अलग था। उसमें हम गॉड, माइंड या रीज़न, ये सब चीज़ समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि जो स्पिरिट है उनके बारे में बताया था। अब स्पिरिट क्या है, उनके हिसाब से स्पिरिट है सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि हिस्ट्री का इलस्ट्रेशन किया था, और हिस्ट्री में उन्होंने ये दिखाया कि प्रोग्रेस ऑफ एब्सोल्यूट माइंड हुआ था। ठीक है। मतलब जो भी हिस्टोरिकल इवेंट है उसके थ्रू हम लोग धीरे धीरे अपने आप को समझ रहे थे। और इससे क्या हुआ कि उन्होंने ट्रेडिशनल क्रिश्चियन आइडियाज़ को पूरा नकार दिए। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में पृथ्वी सृष्टि होने का एक अलग ही इलास्ट्रेशन दिया हुआ है कि गॉड के विशेष से सब कुछ हो रहा है, भगवान जो चाह रहा है वही हो रहा है। लेकिन हेगेल ने ये कहा कि जो भी हो रहा है वो किसी इंसान के वश में नहीं है, किसी के भी वश में नहीं है। जो होना है वो होगा। वो हम ना तो पास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम अपना फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं। जो रियल है वही रैशनल है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसलिए रायट हुआ कि ये प्रॉब्लम आया था, तो हो सकता है कुछ हद तक ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसके लिए उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब हम कुछ भी ना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना ही हम जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं वो हम अपने हिसाब से उसका व्याख्यान कर सकते हैं। मतलब व्हाट इज़ रियल दैट इज़ रैशनल। ऐसा नहीं कि हम जो हिस्टोरिकल इवेंट है उसको हम कुछ भी तरीके से उसको हम इलास्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो उनका किताब है वो है साइंस ऑफ लॉजिक, जो उन्होंने 1811 और 12 में लिखा। ये किताब लिख के उन्होंने जर्मनी में एक आउटस्टैंडिंग फिलोसोफर का पॉपुलैरिटी पा गए थे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, लॉजिक को एज ए साइंस ऑफ थिंकिंग इलास्ट्रेट किया। मतलब अगर आप मानिए जैसे डायलेक्टिक्स वो बोलते हैं बार बार, डायलेक्टिक्स भी एक काइंड ऑफ डिस्कशन है या लॉजिकल डिस्कशन है, आप कह सकते हैं। तो लॉजिक में हम कैसे थिंकिंग प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं, और इंसान कैसे थिंक के थ्रू ही एक लॉजिकल कंक्लूशन में पहुंचते हैं, उसके बारे में उन्होंने इसको बताया। उसके बाद 1817 में हम देखते हैं उनका जो सबसे बड़ा किताब है, सबसे फेमस किताब है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, वो पब्लिश हुआ, जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस। इसमें 3 हिस्सा है। जो पहला हिस्सा है वो है साइंस ऑफ लॉजिक, जो ऑलरेडी 1811-12 में पब्लिश हो चुका था। दूसरा हिस्सा है फिलोसॉफी ऑफ नेचर, और तीसरा हिस्सा है फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिट। जो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है उसको और अच्छी तरीके से फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिट में उन्होंने इलास्ट्रेट किया। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस में फिलोसॉफी को वो साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं। बार बार देखिए, लॉजिक को वो साइंस ऑफ थिंकिंग बोल रहा है, फिलोसॉफी को वो साइंटिफिक तरीके से बता रहा है। दैट मीन्स जो फिलोसॉफी है वो एक आर्ट्स का विषय है, राइट। आप बोलेंगे कि फिलोसॉफी तो साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस में हमेशा 2 और 2 4 होता है, लेकिन फिलोसॉफी में 2 और 2 5 भी हो सकता है, 2 और 2 6 भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने बहुत साइंटिफिकली ये फिलोसॉफी को इलास्ट्रेट किया और ऐसा बताया। इवन हिस्ट्री को भी उन्होंने साइंटिफिकली इलास्ट्रेट किया और ऐसा बताया कि जो आइडिया है जिसको हम बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बोलते हैं, उनको उन्होंने बताया कि कैसे वो कॉन्क्रीट है। ठीक है। उसके बाद जो उनका चौथा फेमस किताब है जो 1821 में पब्लिश हो रहा है, वो है एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ राइट। ठीक है, जिसको मेजर वर्क इन पॉलिटिकल थ्योरी बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्टेट के बारे में बताया कि कैसे स्टेट एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम है। ठीक है। मतलब
स्टेट को एज ए डेस्पोटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन टोटलिटेरियन स्टेट की तरह उन्होंने बताया, जहाँ पे स्टेट सबसे ज़्यादा ऊपर होगा। उसको और अच्छे से हम आगे बताएंगे। तो ये 4 किताब उनके फेमस, बहुत ही फेमस है। और आप देखिए ये जो समय है, पहला किताब वो जब लिख रहे हैं 1807, ये एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था। वो जब यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में थे, वो अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए वहाँ पे गया था। पहले वो सैलरी उनको नहीं मिलता था यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में, लेकिन पढ़ाते थे। उसके बाद उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेसर बता दिया गया, क्योंकि वो बहुत अच्छे से थ्योरी, एक आर्टिकल लिखे और थ्योरी वो उनका बहुत अच्छा था। तो इसीलिए उनको धीरे धीरे एक अच्छा प्रोफेसर का खिताब मिल गया। और 1806 में नेपोलियन प्रशिया जीतने के लिए जेना में आए थे, जो उनके यूनिवर्सिटी से कुछ माइल सामने ही था। जो बैटल ऑफ जेना हुआ था, जेना का जो युद्ध हुआ था, वो उनके यूनिवर्सिटी के थोड़ा ही सामने था। तो नेपोलियन आके जर्मनी को अपने अंडर कर लिया था। और ये बात उनको बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत सपोर्ट करते थे। उस समय जो भी यंग पॉपुलेशन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट ही करते हैं और करते थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, उनमें से लिबर्टी और जस्टिस, ये दोनों उनको पसंद आता था, दोनों बातें। और उन्होंने लेकिन रेन ऑफ टेरर को सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि रेन ऑफ टेरर में कुछ भी चीज़ें ठीक से नहीं हो रहा था। और उसके बाद जब नेपोलियन आया, तो नेपोलियन एक मॉनर्क था। तो आपको लग सकता है कि नेपोलियन तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहा है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन बातें था कि रॉयल अथॉरिटी हटा के हम पीपल्स एक कंट्री इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रहेगा और इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी रहेगा। तो फिर नेपोलियन को क्यों वो सपोर्ट करे? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन दोनों को सपोर्ट करना काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, क्योंकि नेपोलियन एक मोनार्क बन गए थे। लेकिन वो नेपोलियन को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको वहाँ पे उस समय जो पूरा यूरोप में एक काइंड ऑफ बहुत ही एक अनसर्टेनिटी का कंडीशन था, वो पसंद नहीं था। तो उनको ये लगा था कि नेपोलियन जैसा एक बहुत मतलब ऑटोक्रेटिक रूलर है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो लोगों के भलाई के लिए कर रहा है, वो जनरल विल के लिए कर रहा है। तो इसीलिए वो नेपोलियन को बहुत सपोर्ट किए थे। और उनको लगा था कि जर्मनी उनके अंडर में आके अच्छा ही होगा, ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जर्मनी में भी उस समय बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट थे, जिनमें से एक में से वो आए थे, और उनके पापा भी एक राजा के अंडर ही काम करते थे। तो इसलिए उनको लगा था कि नेपोलियन जैसा एक रूलर होना चाहिए, जो ऑटोक्रेटिक होगा, टोटलिटेरियन होगा, लेकिन वो स्टेट को कंट्रोल करके स्टेट का अच्छा करेगा। मतलब स्टेट को खराब नहीं करेगा, स्टेट के लोगों का बुरा नहीं करेगा, स्टेट के लोगों का अच्छा ही करेगा। ठीक है। तो उसके बाद 1806, ये बैटल ऑफ जेना के बाद हम लोग देखते हैं कि उनका एक के बाद एक किताब आ रहा है, जिसमें वो टोटलिटेरियन या जो फैसिस्ट स्टेट में जैसा स्टेट बताया जाता है कि टोटल कंट्रोल है, जो स्टेट सबसे ऊपर है, वो बताते हैं। अब हम पढ़ते हैं उनके ओरिजिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे लाइफ आपने देखा, लाइफ का कुछ इम्पैक्ट उनके राइटिंग और थिंकिंग में थे। ऐसे ही जो उस समय घटना घट रहा था और दूसरे जो थ्योरी दे रहे थे, उनके आइडियाज़ उनके ऊपर आया था। क्योंकि हेगल को हमेशा ये माना जाता है कि बहुत एक काइंड ऑफ न्यू थिंकिंग दिया था, जो उस समय बहुत फेमस जो लिबरल थिंकिंग था उससे हटके था। और धीरे धीरे जो कम्युनिज्म स्टार्ट हो रहा था उससे भी वो हटके था। तो वो जो न्यू थिंकिंग है एकदम बिल्कुल नया कुछ नहीं है।
तो वो कैसे नया नहीं है, वो अगर आप ओरिजिन देखेंगे, मतलब वो नया तो है लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ज़ीरो से शुरू हो रहा है। तो उनके आइडिया को शेप करने में क्या क्या लोग, किन किन लोगों और किन किन इवेंट का इम्पैक्ट था, वो हम देखते हैं। तो पहला जो उनका, जिनके जिनका जिनका उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट था, वो है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का जो मेनली थ्योरी था वो था डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है, सोक्रेटिस ये बोलते थे जो कोई भी चीज़ बिना तर्क का मत मान लेना, ठीक है। सो यू हैव टू आर्ग्यू। तो आर्ग्यू जब तुम करोगे तो उस समय क्या होगा कि बहुत सारे नेगेटिव ओपिनियन भी आएंगे, पॉजिटिव ओपिनियन भी आएंगे। ऐसा भी ओपिनियन आएंगे कि तुम्हारा पूरा थ्योरी ही गलत है, ऐसा भी ओपिनियन आएंगे कि तुम्हारा थ्योरी का कुछ पोर्शन गलत है, या कोई ऐसा ओपिनियन आएगा जिसमें ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन सोक्रेटिस ये कहते थे कि डायलॉग या डिस्कशन, उसके थ्रू ही हम एक नया थ्योरी में, और जो सटीक थ्योरी हो, सही थ्योरी हो, उसमें पहुंच सकते हैं। तो डायलैक्टिक्स जो मेथडोलॉजी है टू रीच इन ए थ्योरी, वो हेगल ने सोक्रेटिस से लिया था। और हेगल का जो थ्योरी था वो था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, क्योंकि उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न आइडियलिज्म कहा जाता है। उसके बाद आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल से उन्होंने टेलियोलॉजी लिया था। टेलियोलॉजी का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु को तुम पहचानोगे तो उसके जो पर्पस है उस हिसाब से उसको पहचानो। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए हर एक जो इंसान है वो एक ही चीज़ से बना हुआ है, राइट। लेकिन कुछ इंसान का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने का सोच रहा है। मतलब मानिए कोई आईएएस बनने का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई मामूली लेबरर है, कोई कुछ भी काम ना करके सिर्फ टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है और ऐसे फालतू समय बर्बाद कर रहा है। तो जो बंदा आईएएस बनने का तैयारी कर रहा है, अगर वो आईएएस ना भी बन पाए तो भी उनका ज्ञान तो ख़त्म नहीं हो रहा है ना, वो ज्ञान तो उनको प्राप्त हो रहा है। तो उनका जो एंड है, मतलब उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, उसके वजह से उनका वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सामान में देखेंगे तो मानिए मिट्टी का ऐसे तो कोई मोल नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप कृष्ण नगर के जो मिट्टी का डॉल होता है वो खरीदेंगे तो आपको एक एक डॉल का 1000-2000 रुपया भी देना हो सकता है। तो मिट्टी मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब मिट्टी से आप कुछ बना रहे हैं और वो बना के आप एकदम, मतलब उसका जो पर्पस है कि आपका डेकोरेशन वगैरह करना, तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसीलिए जो टेलियोलॉजी सिस्टम है कि मतलब एक थिंग को उसके वैल्यू से समझिए, वो एरिस्टोटल से वो लेते हैं। फिर आता है इमानुएल कांट। इमानुएल कांट का जो आइडिया है वो है स्टेट एंड लॉ इज फाउंडेड ऑन रीजन, ठीक है। जो हेगल का मेन एक कोट है कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यहाँ पे गॉड का मतलब होता है रीजन। तो वही जो कांट का जो ओपिनियन था कि लॉ एंड स्टेट ये रीजन के बेसिस पे फाउंडेड है, तो उसी को वो घुमा के बोल रहे हैं कि रीजन ही, मतलब स्टेट मार्च ऑफ रीजन आप बोल सकते हैं, दैट इज गॉड। रूशो का जो जनरल और रियल विल था वो भी उन्होंने बताया स्पिरिट के माध्यम से या रीजन के माध्यम से। मतलब रूशो ये कहते हैं कि सबका, मतलब दो तरह का वो विल बताते हैं, एक एक्चुअल विल और एक रियल विल, राइट। तो एक्चुअल विल मतलब जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो एक पर्सन का है, इंडिविजुअल का है। और रियल विल या जनरल क्या है, जो सबका इंटरेस्ट है। तो यही चीज़ हेगल भी कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट पे चलता है। तो स्टेट क्या है, स्टेट एक जनरल विल या रियल विल से चलता है, सबके जो जहाँ पे इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है उससे वो चलता है। सो दैट इज़ द रीज़न। तो ये जो बात है वो रूसो से आता है। फिर अगर हम
इवेंट और बाकी सारे तथ्य देखें तो उसमें क्या है, पहला जो है वो है हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म में ये बताया जाता है कि हिस्ट्री मेन है, मतलब आप पास्ट को अगर अपने हिसाब से इलास्ट्रेट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। आप अगर कोई स्टोरी बताएंगे तो वो नहीं होगा। जो उसमें घटना घटा था दैट इज़ रियल, एंड दैट इज़ द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप उसको स्टोरी की तरह नहीं बता सकते, ठीक है। तो वही चीज़ हम देखते हैं, हेगल भी कहते हैं कि व्हाट इज़ रियल इज रैशनल। मतलब मानिए आप कोई एक राजा के बारे में लिखना चाहते, ठीक है। आपने ना तो उस साइट पे गया, ना राजा के बारे में जो जो लिखा है उसको पढ़ा, ना आप ये देखने की कोशिश किया कि राजा ने एक्चुअली किया क्या था। आप अपने मनगढ़ंत कुछ बना के बता दिए कि राजा ने ये काम किया हुआ था। तो फिर वो जो है, वो आपके जो रीज़न से आप बता रहे हैं वो फैक्ट नहीं माना जाएगा, वो रियल नहीं माना जाएगा। रियल वही है जो उस समय राजा ने किया था, उसका जो बेसिस पे। इसीलिए हिस्ट्री जब लिखा जाता है तो उसको अच्छे से रिसर्च करके तभी लिखा जाता है, हम स्टोरी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम बाद में भी देखेंगे, उनके जो आइडियाज़ है उसमें कैसे आ रहे हैं। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे मैंने आपको कहा कि उनको बहुत पसंद आया था, और इसलिए पसंद आया था क्योंकि जो ऑप्रेसिव फ्यूडल ऑर्डर था उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हटा दिया था। क्योंकि फ्यूडलिज्म एक काइंड ऑफ नैरो यूनिट की बात करता है, और वो यूनिवर्सलिटी के बात करते हैं। हेगल हमेशा यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में हो ऐसा, मतलब सेम टाइप का पूरे यूनिवर्स एक सेम डिज़ाइन से चलता है, ऐसे वो बताते हैं। और यूनिवर्सलिज्म की बात करता है, और ऑप्रेसिव की बात वो बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि स्टेट ऑल माइटी है, वो गॉड की तरह है, लेकिन वो काम करेगा इंटरेस्ट ऑफ द पीपल के लिए, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं काम करेगा। स्टेट कोई एक पर्सन के लिए नहीं काम करेगा, स्टेट काम करेगा उनके लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो आइडिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो उनको पसंद आया था, और उन्होंने ये जो नया सोसाइटी ऑन द वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के लिए देख रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये वैल्यूज़ को उनको बहुत पसंद आया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के जो वैल्यूज़ हैं उनको बहुत पसंद आया था। और दूसरा जो इवेंट मैंने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है नेपोलियन का जो अटैक हुआ था प्रशियन एम्पायर में, और जर्मन स्टेट को वो दखल कर लिए थे। वो इवेंट उनको बहुत पसंद आया था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जर्मन स्टेट में जो प्रॉब्लम था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, कि एक यूनिफॉर्म स्टेट सिस्टम नहीं था, जो मर्जी वो पावर में आ रहा था, जो मर्जी कर रहा था, वो नेपोलियन के आने से ख़त्म हो गया था। तो ये सारे जो थिंकर्स के आइडियाज़ हैं और ये इवेंट है, ये उनके थॉट प्रोसेस को शेप करने में हेल्प किया। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर हम कहेंगे कि उनके आइडिया सबसे अलग था। इसीलिए हेगल आज भी पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही जाना माना पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है, और सभी लोग उनको पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके आइडियाज़ क्या क्या है। पहला जो आइडिया उनका है बहुत फेमस है, दैट इज़ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। अभी आप इंटरनेशनल रिलेशंस देखिए या वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी देखिए, उसमें दो ही चीज़ बताया जाता है इम्पोर्टेंट है, एक है आइडियलिज्म और एक है रियलिज्म, ठीक है। तो आइडियलिज्म बहुत पहले से लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो मॉडर्न आइडियलिज्म है, मतलब आप 30 इयर्स वॉर के बाद जो वेस्टफेलियन ट्रीटी हुआ था, उसके बाद मॉडर्न नेशन स्टेट का जन्म शुरू हो गया था उस समय। तो उसके बाद उन्होंने हेगल ने एक जो नए जो नेशन स्टेट है, जिनका टेरिटरी डिमार्केटेड है, मतलब पता है कि टेरिटोरियल स्टेट क्या है, मतलब एक एक स्टेट के अंडर में कौन सा टेरिटरी आता है, लॉ, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब है। तो ये जो मॉडर्न स्टेट है, इस मॉडर्न स्टेट के लिए उन्होंने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात कहा था। स्टेट के आइडियाज़ हम और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहला उनका जो
आइडिया जब शुरू हो रहा है, उनका जो थ्योरी शुरू हो रहा है, तो पहला जो उनका इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आइडियलिज्म। ठीक है, अब आइडियलिज्म क्या है? देखिए, जब आप फिलोसफी पढ़ते हैं तो फिलोसफी को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, मतलब आइडिया पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसको एम्पिरिसिज्म कहते हैं, जो रीजन के ऊपर बेस है। तो हेगल के अनुसार एम्पिरिसिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट और रीज़न इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि रीज़न से क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे मानिए कोई पास्ट इवेंट हुआ है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, उसको अगर आप बिना, मतलब उसका जो हिस्ट्री आप सही से ना जान के, अगर आप अपने जो रीज़न है, अपना जो रैशनल आइडियाज़ है, मतलब आपके मन में जो कह रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो अगर आप बोलना शुरू किए, तो फिर वो सही बात नहीं है। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल महाराज अशोक था, ठीक है, आपने अशोक के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, आपने अशोक के बारे में कुछ देखा नहीं कि उन्होंने क्या लिखा था, क्या क्या किया था, लेकिन आप गए अशोक के कोई जहाँ पे उनके बहुत सारे, जहाँ जहाँ पे उनका रेन था, राज था, और आपने देखा और अपने रीज़न से आप कुछ बताने शुरू कर दिए कि देखो ऐसा ऐसा है, तो वो उनके हिसाब से सही नहीं है। तो इसीलिए आपको उसका रियलिटी समझना पड़ेगा, आपको उनका हिस्ट्री समझना पड़ेगा, या उनका आइडिया लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वो जानेंगे तो फिर आपको उसके बारे में सही से आइडिया हो जाएगा, या आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि आइडिया ऑफ द थिंग इज ग्रेटर देन द थिंग इटसेल्फ। ठीक है, मानिए जैसे मैंने आपको जो स्टूडेंट के बारे में बताया, जो 12th पास किए हैं, आप मानिए कि उसको क्या बनना है उसे पता नहीं, तो कोई बनना चाह रहा है कि वो आईएएस बनेगा, कोई बनना चाह रहा है कि वो लेक्चरर बनेगा, और कोई बिना कोई काम कर किए ऐसे टाइम बर्बाद कर रहा है। तो इसीलिए अगर मानिए सबके, तो इंसान तो सेम टाइप का है, ठीक है, अगर हम उसका आइडिया ये समझेंगे कि मतलब किसको कौन बनना है, क्या बनना है, उसका वैल्यू उस हिसाब से बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो आइडिया है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, कि वो आइडिया क्या है। जैसे मानिए अगर आप कोई भी मानिए आपको पता नहीं कि सोने का वैल्यू क्या है, ठीक है, तो आप रास्ते से जा रहे हैं, तो रास्ते के साइड में मानिए सोने का एक अंगूठी पड़ा हुआ है, या सोने का एक माला पड़ा पड़ा हुआ है, तो आपको क्या उसका वैल्यू समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा वो मामूली पत्थर या कुछ भी मेटालिक ऐसा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप एक जौहरी हो, अगर आपको सोने का समझ है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो पड़ा हुआ है रास्ते में अंगूठी या माला, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको वो आइडिया होना चाहिए। अगर आपको वो आइडिया होगा कि जो भी आप दिख रहे हैं उसका क्या रियलिटी है, तो फिर आप उसके वैल्यू को समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे मानिए ये जो टेबल है, ये टेबल का आइडिया अगर आपके पास है, तो आप आराम से एक टेबल बना भी सकते हैं, एक कारपेंटर आराम से एक टेबल बना भी सकते हैं। ऐसे ही मानिए अगर आपको पता है कि डेमोक्रेसी सही से क्या है, तो अगर नया कोई स्टेट का जन्म हो रहा है और आप अगर उसका दायित्व पा रहे हैं, तो आप एक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आइडिया है कि डेमोक्रेसी क्या है। लेकिन अगर आपको पास आइडिया नहीं है, सिर्फ आपको ये पता है कि ये कंट्री में डेमोक्रेसी है, और आप उसको फॉलो करने लगे, आप उसको नकल करने लगे, तो क्या आपको सही से डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए आइडिया होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और आइडिया जो है वो थिंग से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
थिंग को उन्होंने ऑन्टोलॉजिकल बताया था। जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो स्टेट ऑफ फ्लक्स है, मतलब मानिए आज है कल नहीं है। मानिए फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत मेहनत से घर बनाया, ठीक है, आपके पास घर का आइडिया था कि ऐसे ऐसे बनता है, तो आपने एक घर बना लिया। लेकिन कोई भी नेचुरल कैलामिटी आया, जैसे भूमिकंप आया या कुछ भी आया, और आपका वो घर टूट गया, ठीक है। तो इसीलिए जो मटेरियल है, जो कोई भी चीज़ का जो मटेरियल है, वो तो आज है कल नहीं है, और आज ऐसा है कल दूसरे टाइप का है, ऐसा है। लेकिन मानिए अगर आपको पता है कि घर कैसे बनता है, तो वो टूटा हुआ घर की जगह पे आप एक फिर से नया घर बना सकते हैं। सो दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द आइडिया। और उसी को इसीलिए ऑन्टोलॉजी की जगह वो एपिस्टोमोलॉजी को इम्पोर्टेंस दे रहा है। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब क्या है? अबाउट नोइंग, ठीक है। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड द वर्ल्ड, और सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए आपको गले में दर्द है, तो आपने किसी को बोला कि मुझे हॉट वाटर लेके आ दो, ठीक है। अब उसने क्या किया, बहुत एकदम उबला हुआ पानी आपको दे के गया। आप पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। तो आपको क्या चाहिए था? आपको गुनगुना पानी चाहिए था, ल्यूक वार्म जो पानी है वो चाहिए था। लेकिन जिस बंदे ने दे दिया, उसको सिर्फ ये पता था कि आपने गरम बोला है, तो उसने गरम करके आपको दे दिया। तो फिर आपका जो फ़ायदा है वो नहीं होगा। आपका जो चाहिए था, आपको जो आपका जो माइंड में था वो आपको नहीं मिला। ऐसे ही मानिए अगर कोई जगह पे आपको लिबर्टी दिया जा रहा है, ठीक है। आपको लिबर्टी इसलिए दिया गया ताकि लोगों को लगा कि आपको समझ में है कि आप क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, और आपने उस लिबर्टी का गलत उपयोग करके ऐसा कोई काम कर दिया जिससे कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट है स्टेट का या लोगों का, वो हम उस पर हार्म आ गया। तो फिर क्या होगा कि आपका जो लिबर्टी है उसका आइडिया एक्चुअली आपको मतलब नहीं था, और आपने उसका उसका जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो आपको नहीं हुआ था। इसी को और अच्छी तरीके से उन्होंने ये बताया है कि ये जो आइडिया है इसका इसका बहुत सारे सेट ऑफ कैटेगरीज है, जैसे हॉट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन, ऐसा। मानिए फॉर एग्जांपल आपको, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि आग में हाथ अगर दो तो हाथ जल जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो आग में हाथ डाल देगा और उसका हाथ जल जाएगा। लेकिन उसको मानिए ये नहीं पता कि अगर तुम पानी में हाथ बहुत गर्मी में रख रहे हो तो आपको आराम लगेगा, प्लेजर होगा। तो लेकिन उसको पानी देख के हो सकता है उसको डर आए। तो इसीलिए क्या होगा कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किससे आपको प्लेजर है, किससे आपको पेन है, या फिर किसको क्या हॉट है, क्या कोल्ड है, क्या आपके लिए गुड है, क्या आपके लिए बैड है। ये आइडिया अगर आपको हो जाएगा एक बार, तो फिर इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे मानिए आप हेलन केलर का तो स्टोरी सुने होंगे, जो आंखों से देख नहीं पाती थी। तो उनको ये नहीं समझ में आता था कि एक चीज़ किससे बना है, कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उनके जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक ऑब्जेक्ट का आइडिया उनको दे दिया। वो पहले भी नहीं देख पाते थे, जब उनको आइडिया समझ में आया उसके बाद भी वो नहीं देख पाते थे। लेकिन आइडिया से क्या हुआ कि उनका मन का आँख खुल गया, माइंड खुल गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, और उसके वजह से क्या हुआ, वो उसके बाद से सब कुछ समझने लगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा चीज़ कैसा है, तो फिर आपको कोई भी चीज़ को समझने में या सही गलत को चुनने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब
उनके जो आइडियलिज्म के मेन थ्योरी है उनको समझते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये थ्योरी दिया था इसको बेसिस करके ही हम लोग देखते हैं कि आगे के जो जेनरेशन ऑफ थिंकर्स है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उनके जो आइडिया है उनको वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि सोक्रेटिस का जो आइडिया है वो था डायलेक्टिक्स। सोक्रेटिस ये कहते थे कि डायलेक्टिक्स का मतलब है डिस्कस। ठीक है, तो सोक्रेटिस ये कहते थे कि कोई भी आइडिया में पहुंचने के लिए जो सही है उसके लिए तुम्हें डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मानिए आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मानिए आपको एक फिजिक्स के कोई थ्योरी पे आपको डिस्कशन करना है और आप राह चलते कोई भी एक आम आदमी जो रास्ते में है, मानिए रिक्शा चला रहा है या कोई भी आम आदमी जिनके पास एकदम नॉलेज नहीं है, उनके साथ अगर आप डिस्कस करेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है उतना। तो इसीलिए आपको जो नॉलेजेबल पर्सन है जिनको उनके बारे में पता है उनके साथ आपको डिस्कस करना है, और काउंटर आर्गुमेंट जितना आएगा उतना ही आपका जो आइडिया है वो सही होता जाएगा। ठीक है, जिसको उन्होंने थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस ऐसे व्याख्यान किया था। थीसिस का मतलब है आइडिया, एंटीथेसिस का मतलब है काउंटर आइडिया, और उसके बाद है सिंथेसिस जिसका मतलब है न्यू आइडिया। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के जन्म के बारे में बताएं तो इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंस पा रहे थे तो इंडिया के जो मेकर्स थे, इंडिया के जो उस समय के गवर्नमेंट के लोग थे, उनको ये नहीं पता था कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो उनके पास एक थीसिस था, मतलब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें रिपब्लिक चाहिए, हमें इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस ये सब रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कैसे प्रोविजन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल रहेंगे, रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, जो नए कंट्रीज उसके साथ जुड़ रहे हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके कैसा अधिकार रहेगा या लोगों का कितना अधिकार रहेगा, ड्यूटी क्या रहेगा, राइट्स क्या रहेगा, कुछ नहीं पता था। तो उन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गठित किए और वहाँ पे उन्होंने आर्गुमेंट करने लगे, डिस्कशन करने लगे, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे नए नए वहाँ पे बात कहा गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, सबका सिंथेसिस करके यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको कोई भी कॉपी नहीं कह सकता है किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। वो एक नया आइडिया का जन्म लिया जो है इंडियन नेशन स्टेट। ठीक है, और ऐसे ही देखिए आप पार्लियामेंट में जैसे कोई बिल ऑफ राइट्स आता है, कोई भी बिल आता है जब, तो उसको एक्ट में लाने से पहले वहाँ पे डिस्कशन होता है, और उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट है या रेक्टिफिकेशन है वो करके उसके बाद उसको एक्ट में लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, राइट। तो इसीलिए जो है वो एंटीथेसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगेगा कि नहीं आप जो बोल रहे हैं वो थीसिस ही एकदम सही, मानिए जब हम थीसिस भी लिखते हैं, जब हम कोई भी पीएचडी के लिए जब थीसिस लिखते हैं तो तब भी हम पहले जो लिखते हैं उसको थीसिस नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस, जिसका बहुत सारे हम लोग जाके बहुत सारे सेमिनार में उसको प्रेजेंट करते हैं पेपर फॉर्म में, और उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे और विद्वजन रहते हैं वो उनके काउंटर आर्गूमेंट देते हैं, काउंटर आइडियाज़ देते हैं, और अल्टीमेटली क्या करते हैं कि हम अपना हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके अपना जो अल्टीमेट थीसिस है वो बनाते हैं, जिसको सिंथेसिस कहा जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिस ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। अब डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में कैसे स्टेट का जन्म हुआ, इसके बारे में हेगल ने
6 स्टेज बताया है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि क्रिश्चियन जो आइडियाज़ है या फिर बाइबल का जो स्टोरी है, अगर उसमें देखेंगे तो वहाँ पे जीसस कैसे या गॉड कैसे एक पृथ्वी को जन्म दे रहा है और कैसे पूरा सिविलाइजेशन तैयार हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन हेगेल ने उसके विरुद्ध जाके या उसके पैरेलल जाके एक अलग ही थियोरी देते हैं, जो बाद में जाके डार्विन का जो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है उसमें और भी अच्छे से इस्टेब्लिश्ड होते हैं। तो उसमें क्या क्या स्टेज है? उसमें पहला जो स्टेज है वो है फिजिकल या इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, जहाँ पे ग्रॉस मैटर था, मतलब जान नहीं था, ठीक है, पृथ्वी में जब जान नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? ऑर्गेनिक वर्ल्ड आया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वर्ल्ड में क्या आया? एनिमल आया, प्लांट आया, लेकिन तब तक रीजन नहीं आया था, मतलब रैशनल एनिमल नहीं आया था जो रीजन जिसको समझ सके या फिर जो रीजनल जो रैशनल हो। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ? थर्ड स्टेज में ह्यूमन बीइंग आया जो रैशनल थे, जिसको ये पता था गुड और बैड क्या है, मतलब कौन सा गुड है कौन सा बैड है। उसके बाद ये जो लास्ट 3 स्टेजेस है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से स्टेट का उत्पत्ति हो रहा है, जो है फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम क्या है? कुछ ह्यूमन मिलके एक फैमिली बनाया फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड एकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ फैमिली मिलके सिविल सोसाइटी बनाया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस था। तो देखिए यहाँ पे सिविल सोसाइटी, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि सिविल सोसाइटी और स्टेट अलग अलग स्टेज में बन रहा है अकॉर्डिंग टू हेगेल। ये पूछा जाता है क्योंकि कुछ थिंकर्स बोलते हैं सिविल सोसाइटी स्टेट एक साथ आया है, कुछ बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी और स्टेट सेम है, लेकिन हेगेल बोल रहे हैं कि पहले सिविल सोसाइटी आया, ठीक है। सिविल सोसाइटी का जो मतलब था वो था इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी, मतलब ये इकोनॉमिक रीजन से एस्टेब्लिश्ड हो रहा है और इनका जो मेन पर्पस है वो है अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करना, मतलब इकोनॉमिक जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करना। इसमें पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा कारण नहीं था। उसके बाद लास्ट स्टेज में स्टेट आ रहा है जो एक परफेक्ट मॉरल ऑर्डर को एस्टेब्लिश कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब स्टेट को वो मॉरल ऑर्डर इस्टेब्लिश कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, तो स्टेट के साथ वो गॉड का ही एक पैरेलल आइडिया बोल रहा है, क्योंकि मॉरल आइडिया जो है वो गॉड की तरफ आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि उनके फेमस कोट है कि स्टेट है मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यहाँ पे गॉड का मतलब है रीजन, ठीक है। स्टेट परफेक्ट है, क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेट एम्बॉडीमेंट है रीजन का। तो हेगेलियन स्टेट एंड फ्रीडम में हम देखते हैं कि स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, स्टेट सब कुछ देख रहा है और स्टेट अच्छा भी करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि स्टेट एक नेगेटिव पावर है जो सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। जैसे अगर आप मैकियावेली का प्रिंस पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि स्टेट सिर्फ अपना हित के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन जो हेगेलियन स्टेट है वो टोटलिटेरियन तो है, मतलब वो खुद अपने के लिए काम कर, मतलब वो सबको डाउन करके सुप्रीम अथॉरिटी ले रहा है, लेकिन वो अपने लिए काम नहीं कर रहा है। वो एक यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म की थ्योरी पे बेस्ड है। यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म मतलब है कि सबका भलाई करना, ठीक है, सबके लिए काम करना। तो वो एथिकल है,
मतलब वो कोई अनैतिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो सबसे ऊपर है, वो गॉड की तरह है। और स्टेट इज इक्वल टू गवर्नमेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप चीज़ देखिए कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप जो था उसमें ये क्या कहा जाता था, उसमें ये कहा जाता था कि भगवान राजा को भेज रहा है शासन करने के लिए, इसीलिए तुम राजा के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, राइट। तो राजा कौन है? राजा एक व्यक्ति है जो गवर्नमेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हेगेल ने ये कह दिया कि गवर्नमेंट इज इक्वल टू स्टेट। गवर्नमेंट और स्टेट कोई अलग चीज़ नहीं है। तो दैट मीन्स पूरा जो गवर्नमेंट मशीनरी है, मानिए जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे जुडिशियरी हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, या एग्जीक्यूशन जो बॉडीज़ है, जैसे मानिए पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, या कोर्ट हो गया, ये सारा जो है ये भी एक सुप्रीम अथॉरिटी है। इसीलिए आप स्टेट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए, इन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट द इंडिविजुअल इज ऑलवेज रॉन्ग एंड द स्टेट इज ऑलवेज राइट। जैसे आप इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे जो कोर्ट केस है वो स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल है, ठीक है। मतलब स्टेट का कभी कभी लॉ अगर इंडिविजुअल के खिलाफ जाता है तो स्टेट के खिलाफ इंडिविजुअल एक कोर्ट केस कर ही सकता है। लेकिन जो हेगेलियन स्टेट है वहाँ पे इंडिविजुअल हमेशा रॉन्ग ही होगा और स्टेट हमेशा सही होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि स्टेट एक रीजन के अनुसार जन्म लिया है, इलॉजिकली नहीं जन्म लिया है, ठीक है। इतना अल्टीमेट रीजन जो है गॉड। इसीलिए जो हेगेलियन स्टेट है उसमें आप रिवॉल्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मानिए अगर आप हॉब्सियन स्टेट देखेंगे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करता है, वो भी डेस्पोटिक स्टेट की बात करता है। लेकिन हॉब्सियन स्टेट में अगर कोई स्टेट रूलर अपने राइट के खिलाफ बात नहीं कर रहा, आपके राइट के खिलाफ बात कर रहा है या आपका प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, तो आपके पास ये पावर है कि आप उस अथॉरिटी को हटा के नया अथॉरिटी को ले आए जो डेस्पोटिक होगा। लेकिन हेगेलियन स्टेट में आपके पास रिवॉल्ट का कोई पावर नहीं है, क्योंकि स्टेट इंडिविजुअल से ऊपर है और स्टेट हमेशा इंडिविजुअल के लिए ही काम कर रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म के काम कर रहा है। तो फिर आप कैसे इंडिविजुअल के खिलाफ रिवॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मानिए आप अगर माइनर है, 18 साल के कम उम्र के हैं और पापा मम्मी के साथ रह रहे हैं, ठीक है, और आपको ये लगा कि पापा या मम्मी आपके खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, आपके सही मतलब ऐसा कुछ बातें बोल रहा है जो आपके खिलाफ है, तो आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर कोई अनैतिक काम करता है तो आप जा सकते, जैसे आपको कोई चाइल्ड लेबर करा रहा है या कोई और काम गलत काम कर रहा है तो कर सकते हैं। लेकिन पापा मम्मी ऐसा करेगा ही नहीं। तो ऐसे ही स्टेट कभी आपके खिलाफ कुछ ऐसा करेगा ही नहीं जहाँ पे आपका स्वार्थ या आपका इंटरेस्ट को कोई ठेस पहुँचे। तो इसीलिए स्टेट हमेशा सही काम करेगा, क्योंकि स्टेट आपके हित में ही काम कर रहा है। तो इसीलिए आप कभी भी उसके खिलाफ ना तो रिवॉल्ट कर सकते हैं और ना ही आप उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। इसको उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है एग्जाम्पल से, कि जैसे आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या आपका बॉडी से रिवॉल्ट कर सकता है। जैसे मानिए आपको लग रहा है कि आपका हाथ आपका हाथ यूज़ करेंगे या पैर को यूज़ करके कहीं जाएंगे, आपके माइंड कह रहा है, तो पैर क्या बोल सकता है कि नहीं हमको नहीं चलना है, या हाथ क्या बोल सकता है कि हमको नहीं चलना है, नहीं बोल सकते, राइट। अगर मानिए आपके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है या आपके माइंड पैर में बहुत दर्द हो रहा है,
तो आप खुद ही उसको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे, फिर आप चलेंगे, राइट? क्योंकि आपका माइंड रीज़न से चलता है। आपको पता है कि अगर हाथ में दर्द हो रहा है उसके बावजूद आप हाथ से काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हाथ काम करना बंद कर सकता है। तो इसीलिए आपका माइंड आपका रीज़न है, जो आप उसी हिसाब से चलेंगे। तो स्टेट भी वैसे ही चलेगा। स्टेट हमेशा इंडिविजुअल के लिए ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वो ये भी कह रहा है कि स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इंडिविजुअल्स बट इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट फॉर द स्टेट। यहाँ पे एक चीज़ और आ जा रहा है कि स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो ग्रेटर है देन द इंडिविजुअल। मतलब मानिए अगर 4 लोग हैं, वहाँ पे 3 लोगों का स्वार्थ जो है, इंटरेस्ट जो है वो कुछ है, और एक लोगों का स्वार्थ जो है वो अलग है। और जो स्टेट है वो सोच रहा है कि वो जो मेजोरिटी है उसके स्वार्थ से उनको काम करना है। तो फिर वो एक आदमी को उतना अच्छा इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि वो सबके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, ठीक है? जो उसको रैशनल लगेगा वही करेगा। इसीलिए ये जो पूरा हेगेलियन स्टेट एंड फ्रीडम का आइडिया है वो फैसिज्म को जन्म देता है या टोटलिटेरियनिज्म को जन्म देता है। फैसिज्म आपको पता है कि इटली में और जर्मनी में था, और टोटलिटेरियनिज्म सोवियत यूनियन में था। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी या इंडिविजुअल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल राइट टू अपोज द स्टेट डिक्टम वो ख़त्म हो जाता है। और यही चीज़ हम देखते हैं हेगेलियन स्टेट के आइडिया में कहा जाता है। और फ्रीडम क्या है? अगर इतना है तो फिर आप एक स्टेट में फ्री कैसे रह सकते हैं? तो हेगेल बोलते हैं कि अगर आप स्टेट का लॉ को ओबे कर रहे हैं तो आप फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने लॉ का विरोध किया या क्रिटिसाइज़ किया या लॉ को ओबे नहीं किया, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, फिर आपका फ्रीडम स्टेट इनक्रोच कर सकता है, ठीक है? सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ हेगेल ऑन स्टेट एंड फ्रीडम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम कार्ल मार्क्स के बारे में बताएंगे और हेगेल और मार्क्स का क्या डिफरेंसेस है वो बताएंगे। आप लोग IHSC चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहेगा कि कौन सा वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।